मनी क्रिएशन। अब ये मनी का हो गया ना, टाइप्स ऑफ मनी हो गई। बाकी इसका जितना भी है ना वो इतना ज्यादा है नहीं, वो फेडरल रिजर्व का है और इस तरह से। अच्छा, मनी क्रिएशन क्या चीज़ है? सबसे पहले आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि जो हमारी हमारी जो करेंसी है, अब उसके बैक पे कुछ नहीं है, सिर्फ गारंटी है गवर्नमेंट की। ठीक है, गवर्नमेंट की गारंटी है। अब ये क्या होता है, फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम क्या चीज़ है, पहले इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हर चीज़ के पीछे जो है कोई ना कोई वैल्यू हुआ करती थी। जैसे ये स्टार्ट कैसे हुई, जो अभी का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इसकी थोड़ी सी इसमें हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। हम लोग इतनी ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है। अब गोल्डस्मिथ्स हुआ करते थे पहले, अशरफियों का आपको स्टोरीज में अपने पढ़ा कि अशरफियों के सोने की, अशरफियों के अगेंस्ट जो थी ट्रांजेक्शन हुआ करती थी। पहले तो बार्टर था उससे पहले, ठीक है ना, बार्टर में एक चीज ली और दूसरी चीज है। अब इसके अलावा जब गोल्डस्मिथ ये अशरफियों के अगेंस्ट चीजों की सेल परचेज होना शुरू हुई, तो एक वक्त आया कि अशरफियों को रखना या सोने को रखना एक रिस्की काम समझना कंसिडर किया जाना शुरू हो गया कि अब ये जो रखना है, जब उसकी लेके जाते थे तो चोरी होने का भी खदशा था और सारा। कुछ लोगों ने क्या किया, सुनियारों के पास गए, जब गोल्डस्मिथ्स उनको कहते हैं, उनके पास गए, उनको कहा कि आप हमारा सोना अपने पास रखें अमानत के तौर पे, हमें इसके अगेंस्ट आप कोई रसीद बना दें। ठीक है, रसीद बना दी, रसीद ले ली। अब वो जो रसीद थी वो मार्केट के अंदर फ्लोट होना शुरू हो गई, यानी कि उसके आपके पास रिसीट है इतने वैल्यू की, आपने कोई भी सेल परचेज करनी है, आप रिसीट उनको देंगे। अब वो भी एक्सेप्टेबल है कि उसने अपना एक वर्थ बनाई हुई है, किसने, नहीं, गोल्डस्मिथ ने, सुनहरा जो था, उसने एक अपनी वर्थ बनाई हुई है। उसने कहा कि उसकी जो करेंसी है उसकी रिसीट की एक वैल्यू है, और उसके बाद फिर वो फ्लोट करना शुरू होगी करेंसी, या वो रिसीट जो थी वो कर। अब ये जब गोल्डस्मिथ ने देखा कि बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस उनके ऊपर आ गया, बहुत सारे गोल्डस्मिथ जो थे वो सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि हम लोग इसी तरह से करते हैं कि या रिसीट जो है हम लोगों के कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो गया इकोनॉमी के अंदर। तो अब ऐसा कर हम उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि सारे लोग जो है ना वो इसी के अंदर, उसी रिसीट्स के अंदर जो है वो सेल परचेज कर रहे हैं। जो रिसीट्स है ना उन्हीं के अंदर जो है वो सेल परचेज की जा रही है। अच्छा, ये जो गोल्डस्मिथ थे, उन्होंने देखा कि जो लोग हैं उसी के अंदर ट्रांजेक्शन करना शुरू हो गए हैं, तो हम लोग क्यों ना, और वापस लेने काम आते हैं। ठीक है, वापस कहते हैं हमें वापस नहीं, क्योंकि उनको उनको लगता है कि ये सेव पड़ी हुई है चीजें, तो वापस लेने कम लोग आते हैं। उन्होंने क्या किया, हम उन्होंने इसके अगेंस्ट ना लोन भी देना शुरू कर दिया। अब सपोज कि अगर उनके पास $100 का जो था अशरफियां पड़ी हुई है, सोना पड़ा है, ठीक है, ये डिपॉजिट्स हैं उनके पास। इन्होंने सोचा कि 100, ये तो एक रिसीट्स भी इशू हुई हुई है, ठीक है, इसके अगेंस्ट रिसीट्स। अब वो ये लोग जो है और काफी ज्यादा होते जा रहे हैं, इनके इनका नंबर काफी ज्यादा बढ़ना, इनमें से हर कोई इकट्ठा आके नहीं लेगा। यानी कि एक बंदा है, जैसे वो ये नहीं कहेगा कि मुझे 100 के 100 वापस कर दो, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं कि लोन भी इसी किस्म की जो रिसीट्स हमने दी है ना, ये वाली, ये लोनेबल रिसीट्स भी दे देते हैं। लोनेबल रिसीट्स भी इन्होंने इसी करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब $100 की सपोज उन्होंने रिसीट्स भी इशू कर दी, ऐसे इशू कर दी कि जो लोन जो थी और वो भी एक्सेप्टेबल होना शुरू हो गई मार्केट के अंदर। वो किसके अगेंस्ट थी, उसी गोल्ड के अगेंस्ट जो इसके बैग के ऊपर था, ठीक है। अब उन्होंने एक ने इसके ऊपर डिपॉजिट करवाया और उसके अगेंस्ट रिसीट ली, वो भी चल रही है मार्केट के अंदर। और अब किसी ने इसी इसी गोल्ड को सामने रख के इसके ऊपर रिसीट, लोनेबल रिसीट दे दी, ये भी मार्केट के अंदर चलना शुरू हो गई। अब यानी कि एक गोल्ड, एक वैल्यू का गोल्ड है, उसके अगेंस्ट जो है 200 के जो मनी है वो फुल अफोर्ड करना शुरू हो गई, ठीक है। ये थी असल में इसकी थोड़ी सी स्टोरी बैक एंड पे। अभी पीछे पहले बहुत अच्छा तक गोल्ड हुआ करता था, या उसके बाद फिर बहुत सारी और ऐसी जो थी जो एक्सेप्टेबल चीज़ें थी किसी भी कंट्री के अंदर जो वैल्यूएबल समझी जाती थी, उनको पहले रखना शुरू किया एज ए रिजर्व। यानी कि इसके पीछे रिजर्व हुआ करते थे, ये रिजर्व है कि हर करेंसी के पीछे कोई ना कोई रिजर्व था। लेकिन फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ये एक जो ना, ये एक इंस्टीट्यूशन था जो गोल्ड स्मिथ था, ये वाला गोल्ड, पहले तो एक छोटा ना एक आम काम कर,
तो जब वो एक इंस्टीट्यूशन बना तो उसके बाद फिर एक ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसका एक खास मैकेनिज्म बनना शुरू हो गया। हाँ, यानी कि इंस्टीट्यूशन होता है ना कि उसकी वो हर तरह के जो प्रॉज एंड कॉन्स को सामने रख के फिर पॉलिसीज बनना शुरू हो गई, फिर वो एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा देना, अब उसके अंदर फिर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई, फिर गवर्नमेंट ने गारंटी देना शुरू कर दी और इस तरह की सारी चीजें होना शुरू की। अब ये गोल्डस्मिथ्स stored gold and gave a receipt and receipts used as money by public, made loans by issuing receipts and characteristics उसकी क्या थी, banks create money through lending और बैंक्स आर सब्जेक्ट टू पैनिक्स। अब पैनिक्स किस वजह से है कि अगर कोई आता है सारे के सारे डिपॉजिटर्स आके पूरे का पूरा पैसा ले जाए तो उन वो इस के अंदर तो रहते हैं और वो अभी भी रहते हैं। अगर हम लोग जितने भी डिपॉजिटर्स हैं जितने भी बैंक्स हैं उनका सारे जाके ले लें तो सारे के सारे बैंक जो हैं वो क्रैश कर जाए, ठीक है, वो क्रैश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको इस सिस्टम को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि एक सिस्टम इस्टेब्लिश करना था, इस सिस्टम को बरकरार रखने के लिए स्टेट बैंक इन्वॉल्व हुआ, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें असेस की कि हर कोई जो है ना, हर किसी को हर वक्त पैसे की जरूरत नहीं होती, ठीक है, कुछ हिस्सा जो है लोग काम करते हैं, कुछ को सेव रहने देते हैं और उसके ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं। अब ये जो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम है, फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम वो यही चीज़ है, यानी जब एक सिस्टम बना है पूरे का पूरा तो उसके अंदर जो बैलेंस शीट बनी, यानी कि अब ये बैलेंस शीट बनती जा रही है ना, जितने आपके डिपॉजिट्स हैं उतने आपके लोन हैं, ठीक है, ये बैलेंस शीट। अब जब बैंक की नज़र से देखते हैं तो डिपॉजिट्स जो है वो आपकी लाइबिलिटी है, नहीं ये लाइबिलिटी है, डिपॉजिट्स जो है ये जिसका डिपॉजिट है वो कभी भी आके ले लेगा, ठीक है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जब देखेंगे तो डिपॉजिट जो है वो आपकी लाइबिलिटी है और लोन्स क्या है, ये एसेट्स हैं। एसेट्स क्यों है बैंक के, ये एसेट्स क्यों है क्योंकि इसके ऊपर वो इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट एज ए प्रॉफिट वो ले रहे, ठीक हो गया, ये लोन है ना, ये इसके एसेट्स हैं। एसेट वो चीज, हर वो चीज होती है जिसको आप यूज करके उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, वो आपका एसेट है। आपकी एजुकेशन हो अच्छी और आप एजुकेशन को यूज करके तो क्या करो, अर्न करना शुरू कर दो, वो आपका क्या है, एसेट है। इसी तरह से आपकी कोई शॉप है, आप उसको यूज करके पैसा अर्न करो, वो आपका एसेट है, ठीक है। अब बैंक का एसेट क्या है, यही पैसा है, ठीक है। अब यहाँ से वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ आई। अच्छा, हाँ गोल्ड का ये भी तो होता है कि लाइक स्टेट बैंक के पास ही गोल्ड का रिजर्व होता है, हमारे लाइक करेंसी नोट्स पे भी लिखा होता है कि हामिले हाजा को अदा किया जाएगा, वो पैसा ही अदा किया जाएगा, गोल्ड नहीं किया जाएगा। नहीं इसमें होता गोल्ड के अगेंस्ट है, लाइक इफ लाइक अगर 1000 रुपया भी हम देते हैं, लाइक अगर आप उन्हें 1 तोले के यानी जो अमाउंट 1 तोले की चल रही है वो देते हैं ना, यानी पहले ये होता था कि बैंक आपको दे देते थे, लेकिन जब से यानी इन्फ्लेशन से जब आती है वो बैंक्स यानी अपने रिजर्व से ज्यादा मनी प्रिंट करते हैं, लाइक जितना गोल्ड होता है ना उनके रिजर्व में उससे ज्यादा मनी वो प्रिंट कर लेते हैं, फिर वो इन्फ्लेशन वो आपके ऊपर कल परसों बता रही थी तब वो इन्फ्लेशन के लिए करते हैं। नहीं ऐसा अब भी ना होता, पहले ये समझा जाता था ना कि गोल्ड रिजर्व भी खत्म हो गए हैं इनके, हाँ अभी गोल्ड रिजर्व खत्म हो गई, पहले ऐसे हुआ करता था। यस मैम, ये 1970 से ना पेड मनी, पेड मनी का कॉन्सेप्ट है 1970 से ऑनवर्ड पूरी दुनिया के अंदर, पेड मनी, ये जो हमारी मनी है अब अभी भी पड़े हैं ना, हाँ गोल्ड रिजर्व होते हैं, यानी कि रिजर्व होना अच्छी बात होती है, पड़े हुए हैं स्टेट बैंक के पास, पड़े हैं रिजर्व किसी भी शक्ल में पड़े हो ना वो आपके अच्छे हैं। अब फॉरेन करेंसी की शक्ल में भी होंगे, डॉलर्स भी हैं, वो रिजर्व हैं, क्योंकि उसकी एक वैल्यू है, हर वो चीज गोल्ड की बात कर रहा हूं, मतलब मैं ये मय्यर कह सकते हैं इसको किसी भी कंट्री की बर्थ को प्रेडिक्ट करने का, या करती है गोल्ड करती है, यानी कि वो लेकिन हमारे भी तो देखे ना कि अब पूरा जो सिस्टम है ना, ये पूरे का पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम, मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी लेकिन थोड़े से आपको हिंट्स दे देती हूँ कि आपने अगर इसको प्रॉपर देखना है, आप लोगों के एज के अंदर ही मैंने भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया था, ये क्या सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम है पूरे का पूरा, बहुत सारे नैरेटिव्स हैं, ये सारा जो बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं असल में ना सिर्फ टॉपिक के ऊपर आना चाह रही थी, इसको सिर्फ आपने ना एक सीरीज है ब्रास टैक्स के नाम से, ब्रास टैक्स BRASS,
ये से हाँ देखी भी आपने। अच्छा ये जैद अहमद की है। जैद अहमद के जो वैसे है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन उनकी जो ये जो काम है ब्रास टैक्स का, ये बहुत ही मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा है। इसके ऊपर बहुत सारी दुनिया ने अब उसके बाद काम किया है, काफ़ी सारा उन्होंने किया है, लेकिन जैद अहमद का इन्होंने बुक भी लिखी हुई है इकोनॉमिक टेररिज्म के ऊपर। ठीक है, तो इसकी अगर आपने असल यानी जो हमारा नैरेटिव बनता है या ओवरऑल मुस्लिम्स का नैरेटिव बनता है, मुस्लिम्स का नैरेटिव, उसको आप इसमें काफ़ी हद तक एक्सप्लोर कर सकते हो कि ये क्या चीज़ है। तो अभी जो हमने जाहिर है कि इस सिस्टम का हिस्सा है, हमें तो वही नैरेटिव ठीक लगता है कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है। असल में ये ठीक तो नहीं है, ठीक नहीं है, मैं वही आपको हाँ, तो ये असल में तो ठीक नहीं है। ये इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग है, सारा कुछ है, असल में तो ठीक नहीं है। लेकिन जब एक चीज़ हमारे सामने है और हम उसका हिस्सा हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना। जैसे अर्थरोल सीरीज आपने देखी है, ड्रामा सबने देखा है, उसके अंदर जो एक नैरेटिव बताया गया है, वो एक मुस्लिम्स का नैरेटिव है। जो उसामा बिन लादेन का नैरेटिव है वो एक मुस्लिम्स का नैरेटिव है। इस दौर में अर्थरुल दहशतगर्द है, मतलब वो रेडिकल इस्लाम कह रहे थे जो हाँ, इस्लाम पे है। हाँ, यानी अर्थरुल को अगर हम लोग इस माशरे के अंदर देखें, इस टाइम पे देखें, क्योंकि हम लोगों का जो किसका यूरोपियंस का जो नैरेटिव है वो इस वक्त डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, ये सिस्टम जो सारा ये उन्हीं का बनाया है, ये डोमिनेट कर रहा है। तो ये जो नैरेटिव है, हमें ये बताया जाता है हम ठीक है, ये नैरेटिव बिल्कुल ठीक है, वो गलत है क्योंकि वो दहशतगर्द है। अब उस नैरेटिव को कभी वैल्यू नहीं दी जाती। अब तालिबान का आजकल जो भी सिस्टम, हाँ माइंडसेट चेंज हो गया। अब जनरेशन का जितना भी है माइंडसेट चेंज हो गया, मॉडर्नाइज कर दिया, कोई बताने वाला नहीं है। और उसी जो जो हमें एजुकेशन दी जा रही है, एजुकेशन किसका, जिसका रूल है। अब मल्टीनेशनल्स हैं, अब आपको ये वाली जो एजुकेशन है वो कहाँ पे फ़ायदा देगी, मल्टीनेशनल्स में देगी कि आपने ये वाली एजुकेशन ली होगी, आप अर्न करने के काबिल होगे, आप जहाँ से अर्न कर रहे होगे आपको वो ठीक लगेगा। इन शॉर्ट सिस्टम उनका सारा, तो सिस्टम उनका सारा कुछ सिस्टम उनका है, हर चीज़। लेकिन आप अच्छी बात ये होती है कि आप रियलिटी के ज़्यादा करीब रहें। सबसे पहले आप खुद ही से चीज़ों को एक्सप्लोर करें। ये इनिशियल स्टेजेस के ऊपर ब्रास टैक्स सीरीज़ बहुत अच्छी है, बहुत पुराना काम है जैद अहमद साहब का। तो लेकिन इनके ऊपर बुक्स भी हैं, इनकी वेबसाइट भी बनी हुई है, उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं, उसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ हुआ है। तो ये आप लोगों के लेवल पे अच्छा है कि अगर आप लोग इसको एक्सप्लोर करो, मज़ा आएगा आप लोगों को, सुनने का बड़ा मज़ा आएगा कि वो जितना भी उन्होंने सारा बताया, उसके अंदर जितना भी वहाँ पे एग्जैजरेट करते हुए नज़र आते हैं ना, वो आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन बाकी का ओवरऑल जो भी बात करते हैं वो सही बात कर रहे हैं। अच्छा, बैलेंस शीट जो है वो हमारी जो बनती है वो लाइबिलिटीज़ है और हमारी नेटवर्क है। सबसे पहले कि अब इस सिस्टम को थोड़ा सा जो है ना, हमने बैंकिंग का जो कमर्शियल बैंकिंग का जो सिस्टम है, आप एक बैंक बनना चाहते हो, ठीक है। अब्दुल्ला आप सोचते हैं कि आज मैं बैंक बनूंगा, मैं एक बैंक बनता हूँ, ठीक है। आपने एक बैलेंस शीट मेंटेन करनी है, ऐसे ही है। yes. एक डिपॉजिट्स होंगे और एक लोन होगा, इतनी बात हमने पहले भी कर ली है, ठीक है। इसको बैलेंस होना चाहिए, जितने आपके डिपॉजिट्स हैं उतनी आपकी। अब एसेट्स जो है वो आपकी लाइबिलिटीज और आपकी नेटवर्थ है, ठीक है। अब नेसेसरी ट्रांजैक्शंस क्रिएट अ बैंक, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, लैंड एक्सेस रिजर्व्स। अब जब आपने बैंक बनना है तो आपने ज़ाहिर है कि इस दौर में आपने स्टेट बैंक की जितनी भी रेगुलेशन है सबसे पहले आपने उनको एक्सेप्ट करना है कि स्टेट बैंक ने जो कहा है। अब स्टेट बैंक क्या चीज़ है, वो आपका सबसे पहले स्टेट बैंक क्या करता है कि आपके नोट्स को इशू करता है, ठीक है, इसकी गारंटी देता है, ठीक है ना, इसके बैंक है बैकएंड के ऊपर ये नोट्स को इशू कर रहा है। फिर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, अगर कमर्शियल बैंक जो है वो डिफॉल्ट कर जाते हैं तो डिपॉजिटर्स को कौन पे करेगा, स्टेट बैंक करेगा, ठीक है ना। ये स्टेट बैंक की बातें कर रही है, ठीक है। इसके अलावा ये डिपॉजिटर्स का, और फिर मॉनेटरी पॉलिसी में हमारी हेल्प कर रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी में अब जो गवर्नमेंट का अकाउंट, हाँ गवर्नमेंट का जो अकाउंट है उसको मेंटेन कर रहा है, ठीक है। ये स्टेट बैंक का है सारे काम। इसके अलावा जो कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेशंस दे रहा है हर तरह की,
आपने कितना रिजर्व रखना है, और मनी कितना रिजर्व रखना है, ये भी सारा कुछ कौन बता रहा है, स्टेट बैंक बता रहा है। इसके अलावा मनी सप्लाई का जो सबसे बड़ा काम है ना, मनी सप्लाई को पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर, पूरी के पूरी कंट्री के अंदर उसको कंट्रोल करना। ठीक हो गया। डिपॉजिट्स और लोन्स, यहाँ से वो एसेट्स कमाता है और यहाँ से लोगों की लाइबिलिटी देता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये स्टेट बैंक है। अब ये सारी रेगुलेशंस आप मानोगे तो अब्दुल्ला अपना बैंक खोल सकेंगे। रिजर्व रेशो आपको कितनी रखनी है, मनी सप्लाई, क्योंकि ये सारा का सारा किसके अंदर आ रहा है, इसी के अंदर आ रहा है। ठीक है ना, ये स्टेट बैंक है। आपने इनकी रेगुलेशंस को हर सूरत मानना ही मानना है। वो कहते हैं कि आप मेरे पास अकाउंट खुला लो, आपने उनके पास अकाउंट खुलवा लेना। वो कहते हैं आपको इतना पैसा अपनी ब्रांच में रखना है, अपने पास रखना है, बाकी का पैसा आप मुझे दे दें, आपने वो कर देना है। ठीक है। फिर उनके ऊपर इंश्योरेंस होती है। आपने आपने जितना पैसा रखना है बैंक के अंदर अपनी ब्रांच में, तो वो भी इंश्योर्ड होगा। आपने इंश्योरेंस कंपनी से अपने अपने पैसे को इंश्योर करवा लेना है। ठीक है। आगे चलते हैं कि आगे क्या चीज़ चल रही है स्लाइड्स के ऊपर। अब ये पहले देखें कि ट्रांजैक्शन ये हुई कि आपने अपना बैंक खोला, क्रिएटिंग अ बैंक, वॉलेट कैश, कैश हेल्ड बाय द बैंक। अब इसमें $250,000 हैं, कैश है। अब इसमें इतने ही वैल्यू के आपने स्टॉक शेयर्स जो मार्केट के अंदर फ्लोट करवा दिए। ठीक है। वहां से आपने क्या लिया, पैसा ले लिया, इतना ही पैसा ले लिया आपने। आपने कहा मेरी इतनी नेटवर्थ है, तो आपने जो भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी उसकी थी जितनी भी उसके टर्म्स एंड कंडीशन थी, उन सबको पूरा करके आपने $250 के ही $250,000 के स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स भी इशू कर दिए, अपनी वर्थ शो कर दी, किसी भी तरह से आप वर्थ शो कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ट्रांजैक्शन 2 क्या हुई कि आपने क्या किया, आपको आपको लाइसेंस मिल गया, आप अपना कमर्शियल बैंक खोल सकते हैं। ठीक है। अब्दुल्ला के पास अपना कमर्शियल बैंक खुल गया। इसके बाद क्या हुआ कि कैश जो था, आपने क्या किया, अपनी एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें आपने बैंक का जो शॉप है या टाइप इस तरह की आपने वो खरीद ली, प्रॉपर्टी खरीद ली। खरीदने के बाद $240 की आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, बाकी आपके पास 10,000 कैश रह गए। अब स्टॉक शेयर्स आपकी नेटवर्थ जो है वो कितनी है, 250 है, उतना ही हुआ। ये भी उतना है, ये भी उतना है। ठीक है। प्रॉपर्टी भी आपका एसेट है, अब आपको यूज करना है। अब कैश है। अब आपने आपका मार्केट के अंदर एक नाम बन गया कि आपने जो है वो बैंक खोल लिया, आपका आप बैंक है, आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट आना शुरू हो गया। ठीक है। कमर्शियल बैंक फंक्शंस एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, मेकिंग लोन्स। अब एक्सेप्ट, एक डिपॉजिटर आया, उसने कहा मेरे पास $100,000 है, आप मेरा रखें डिपॉजिट के, मैं निकलवाऊँ, मुश्किल ही निकलवाऊँ, शायद ही निकलवाऊँ। ठीक है। ये आपके पास डिपॉजिट आ गया। इसके बाद फिर ये दोनों बैलेंस हो गए। कैश की सूरत में आपके पास 100,000 आ गए और डिपॉजिट्स आपके पास 100,000 आ गए। इसके बाद ट्रांजैक्शन 4 क्या हुई, डिपॉजिटिंग रिजर्व्स इन ए फेडरल रिजर्व बैंक। अब कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ने आपको कहा कि आपने कुछ ना कुछ जो है वो रेशो मेंटेन करनी है। ठीक है। रिजर्व्स की, आप सारे का सारा $100,000 जो डिपॉजिट्स आपके पास आए हैं वो सबका सब आप नहीं लोन कर सकते। आपको कुछ ना कुछ जो हिस्सा है वो इस सूरत में रखना है ताकि कोई डिपॉजिटर आ जाता है तो आप उसको दे दें। ठीक है। तो रिजर्व रेशियो कैसे निकलेगी, कमर्शियल बैंक रिक्वायर्ड रिजर्व, कमर्शियल बैंक को जितने 20% सपोज उसको उसके रिक्वायर्ड है कि वो 20%, अब 100,000 में से वो 80,000 लोन कर सकता है और 20,000 उसको रिजर्व रखने हैं। फिर कमर्शियल बैंक चेकेबल डिपॉजिट लाइबिलिटीज, अब उसकी कितनी लाइबिलिटीज हैं, टोटल लाइबिलिटीज कमर्शियल बैंक्स की, वो अब यहाँ पर नीचे इसके जरिए आप रिजर्व रेशो निकाल लेंगे इन दोनों को आपस में करके। अब आपको एक रिजर्व रेशो मेंटेन रखनी है स्टेट बैंक के साथ। अब स्टेट बैंक कैन एस्टेब्लिश एंड वेरी दी रिजर्व रेशो विद इन लिमिट्स सेट बाय द कांग्रेस। ठीक है। ये जो भी उनका सेट होता है, हाँ स्टेट बैंक। रिक्वायर्ड रिजर्व हैव द स्टेट बैंक कंट्रोल लैंडिंग एबिलिटीज ऑफ दी कमर्शियल बैंक। अब ये स्टेट बैंक ही कहता है कि जब मनी सप्लाई को, जिस तरह से हमने मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ा था कि मनी सप्लाई को ज्यादा करना चाहता है तो फिर वो हाँ रिजर्व्स को भी, रिजर्व्स को कम कर देता है। ठीक है। और क्या आपने कम रिजर्व करने हैं, ज्यादा लैंडिंग करनी है। और अगर वो करना चाहता है कि ज्यादा शो करना चाहता है तो वहां पे कम करना चाहता है तो रिजर्व रेशो ज्यादा कर देगा। ठीक है। रिकॉर्ड्स रिजर्व्स हेल्प द स्टेट बैंक या फेडरल बैंक कंट्रोल लैंडिंग एबिलिटीज ऑफ द कमर्शियल बैंक्स।
अब ट्रांजैक्शन 4 क्या हुई, अज्यूम द बैंक डिपॉजिट ऑल कैश ऑन द रिजर्व एट फेडरल बैंक। ठीक है, स्टेट बैंक ने कहा कि जितना भी डिपॉजिट आया ना आप मेरे पास रिजर्व रखवा दो। आपके पास कैश 0 हो गया और रिजर्व आपके पास 110 हो गया। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक ने कहा है। अब वो क्या करना चाह रहा है, मनी सप्लाई को कम करना चाह रहा है। इस सूरत में उसने कहा कि आपके पास जितना डिपॉजिट है ना आप मेरे पास रिजर्व रखवा दो। अब मनी सप्लाई कम होगी ना, तो अब यहाँ पर स्टेट बैंक की बात आ रही है। यहाँ पे स्टेट बैंक ने क्या किया है कि अपना अपना रूल, उसने एक रूल बनाया ना कि आपने जो भी वो कहेगा आपने उसकी बात माननी है। अब उसका मनी सप्लाई को कंट्रोल करना स्टेट बैंक का काम है। अब वो गवर्नमेंट की तरफ से उसको आई है कि आपने जो है ना वो मनी सप्लाई को कम करना है। तो वो कमर्शियल बैंक को कहेगा जितना डिपॉजिट आप मेरे पास रिजर्व रखवा दें, आपने रखवा दिया। आगे क्या हुआ, सिंगल कमर्शियल बैंक, अगर एक कमर्शियल बैंक के पास एक्चुअल रिजर्व्स जो भी हैं, जो एक्चुअल रिजर्व्स हैं उसके, उसमें से जो रिक्वायर्ड रिजर्व्स हैं, सपोज उसका 20% मार्जिन जो है वो निकाल देंगे तो उसके एक्सेस रिजर्व्स में आ जाएगा 80%। अब होता क्या है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये वाली जो चीज है आपको एक मनी क्रिएशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, कैसे बैंक के पास जाएंगे ना। हाँ, अब ये आप समझ लें कि एक ही बैंक है पूरी इकोनॉमी में। ठीक है, एक ही बैंक है और उसके पास 100 के डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, उसने अब रिजर्व रेशो है 20% सपोज। ठीक है, अब ये 100 का 20%, 20 निकाल के आप लोन कितना कर सकते हो, 80 और ये 20। ठीक है, ये रिजर्व आपने लोन नहीं देना, अपने पास रिजर्व रखना है डिपॉजिटर्स के लिए कि वो आप बाद में सर्विस कर सकते। तो 80 आपका क्या है, लोनेबल है। अब आपने जिसको लोन दिया है ना वो भी किसी आपने उससे चीजें कुछ परचेज की, आपने उसको 80,000 का सपोज 80,000 पूरे के पूरे उसकी चीजें आपने परचेज कर ली, लोन दिया ना आपने एक आप, तो 80,000 अब जिससे परचेज किया उसने भी बैंक के अंदर ही रखना। ठीक है, अब वो क्या करेगा, अब इसके अकाउंट से अब जो है ना बैंक से करते हैं वो अपने अपने अकाउंट अपने बैंक के अंदर ही आपका अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, अब आपने जो चेक दिया किसी को तो वो भी आप ही के अकाउंट में आ गए, यानी कि ये जो 80,000 है या 80, हाँ 80,000 आपके पास फिर डिपॉजिट आ गया। ये किसी और का है, इसका है ना, इसका जिसको आपने दिया उससे चीजें परचेज कर रही, अब उसने किया, अब आपके पास फिर ये डिपॉजिट आ गया। अब आपने फिर क्या करना है, इसमें से 20% सपोज इसमें से आप 20 निकाल दें, फिर क्या होगा, परसेंटेज वैसे वो डिफरेंट होगी लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा इसको सिफ्ट करें। $60 आप क्या करोगे, लोन कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर $60 फिर आप सपोज के इसी बैंक के पास है, फिर $60 क्या हुआ, हाँ इधर 40 हो गया, आप $40 इसको लोन कर सकते हो, 20 आपने रिजर्व रख लिए। ठीक है, अब यहाँ पर 40 आप लोन कर सकते हो और फिर $20। इसी तरह से ये जो सारा सिस्टम है ना, यानी कि जब तक ये अब ये वाला जो काम है ना जो रिजर्व रख रहे हो, ये आपकी सारी मनी क्रिएशन होती जा रही है। ठीक है, अब ये आपके पास थे कितने, ये थे और ये लोनेबल ये थे, और अब यहाँ पर 20 हाँ 100 से ज्यादा हो जाता है, काफी ज्यादा हो जाता है, यानी जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो मल्टीपल होके ये बहुत ज्यादा बन जाता है। अब ये एक और स्लाइड है उसके अंदर जाके आपको थोड़ा सा ज्यादा अंदाजा हो जाएगा कि कैसे, क्योंकि मैंने अभी तो सिर्फ रफ सा निकाला है ना। अब चेकेबल डिपॉजिट्स 100,000 है, रिजर्व रेशो 20% है। ठीक हो गया, अब यहाँ पर अब ये क्लियरिंग अ चेक 50,000 चेक रिड्यूसेस रिजर्व्स एंड चेकेबल डिपॉजिट, डिपॉजिटर आया उसने अपना 50,000 निकाल लिया, रिजर्व्स आपके पास 60 रह गए, हाँ 100,000 थे ना उसमें से 50,000 वो वापस ले गया, तो आपके पास ये बन जाती है। ठीक है, बैलेंस शीट बन गई ना, इधर से भी गए और इधर से भी गए, रिजर्व्स में से भी गए। फिर क्या हुआ, ट्रांजैक्शन 6, इसके अंदर आपने 50,000 के आप लोन दे दिए और यहाँ पर चेकेबल डिपॉजिट आपके पास 100 में। अब ये 50,000 लोन डिपॉजिटेड टू चेकिंग, 50,000 लोन दे आया और 50,000 ही आपका हाँ डिपॉजिट आ गया। तो जो लोन उसने दिया था, हाँ जो लोन उसने दिया था ना वही डिपॉजिट आ गया। ठीक है, अब यूजिंग द लोन, ये वाली वो चीज है,
अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे इस स्लाइड को देखें, बैंक ए है, बैंक बी है, बैंक सी है, बैंक डी है। एक्वायर्ड रिजर्व एंड डिपॉजिट्स 100 और रिजर्व रिक्वायर्ड रिजर्व $20, ठीक है। एक्सेस रिजर्व्स आपके पास 80 हैं, जो कि आप बैंक अमाउंट बैंक कैन लैंड, ठीक है, 80 हो गया। इसके बाद बैंक बी के पास चला गया, उसने उसका अकाउंट जो था वो बी में था, उसमें उसके पास 80 चले गए। 80 में से वो 16 रिक्वायर्ड रिजर्व्स हैं और उसके बाद फिर 64 एक्सेस है। 64 वो अब वो लोन कर सकता है। 64 यहाँ पे आ गए बैंक सी के पास, उसने 20% यहाँ पे रखे और उसके बाद एक्सेस रिजर्व्स को लोन कर दिया। 51, अब 51 और इसी तरह से ये सिस्टम चलता रहा। प्रोसेस विल कंटिन्यू। और अब इस स्लाइड के अंदर देखें कि इतने सारे बैंक्स हैं, सब के पास जहाँ जहाँ पे डिपॉजिट आ रहा है। अब ये सारा पैसा कहाँ पे है? सारा उस सिस्टम के अंदर ही, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर है बैंक्स के पास। और बैंक्स किसके अंदर काम कर रहे हैं? स्टेट बैंक के अंदर। और स्टेट बैंक अब आपके पूरे के पूरी चीजों को देख रहा है। अब ये सारा रिजर्व, अब 80 देखिए 100 था ना सबसे पहले, तो ये अमाउंट बैंक कैन लैंड न्यू मनी क्रिएटेड। अब कैसे? ये सारे को प्लस करें तो ये $400 की जो है ना, यानी पहले $100 था सिर्फ हमारे पास रिजर्व जो थे, अब उसके ऊपर लैंडिंग कितनी हो गई है, मनी क्रिएशन कितनी हो गई है? $400 की हो गई है, ठीक है। इन 20% 20% 20% निकाल के ये क्रिएशन कितनी होगी, प्लस अब ये जितनी भी क्रिएशन हुई है इसके ऊपर प्रॉफिट भी अर्न हुआ है, ठीक है ना। अब प्रॉफिट कौन सा अर्न हुआ है? जो इंटरेस्ट की सूरत में अर्न हुआ है, जो बैंक से लैंडिंग करके जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, हाँ, उससे वो प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं और मनी क्रिएशन भी हो रही है। अब ये मनी मल्टीप्लायर, अब ये मनी मल्टीप्लायर क्या चीज़ है? 1/, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। अब इसमें $100 थे, इसमें से रिक्वायर्ड रिजर्व $20 रखने थे और 80 एक्सेस रिजर्व थे, जो कि फनल ओपन हुई तो यहाँ पे जो बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बनी तो 400, जो $80 थे वो $400 बन गए, जो कि मनी क्रिएट हुए। और $100 जो है वो सिर्फ हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट्स थे। वो इनिशियल डिपॉजिट्स हमारे पास 100 थे, उसका 400 बैंकिंग लैंडिंग हो गई, ठीक है। अब 1/, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो हमारी इस तरह से मनी मल्टीप्लायर के थ्रू निकल आएगी। अब मनी मल्टीप्लायर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यू मनी क्रिएटेड बाय अ सिंगल डॉलर ऑफ एक्सेस रिजर्व्स, और हायर आर, जितना रिजर्व ज़्यादा होगा मनी उतना कम होगा, ठीक है। और रिवर्सिबिलिटी, मेकिंग लोन्स क्रिएट मनी एंड लोन रीपेमेंट डिस्ट्रॉयज मनी। मनी अब जितना लोन आप करते जा रहे हैं क्रिएट उधर ही हो रहा है ना, उधर से ही हो रहा है जितना आप, हाँ, इंटरेस्ट उधर से आ रहा है, प्लस आपकी जो क्रिएट हो रही है मनी वो भी लोन देने से ही हो रही है। और अगर आपका कोई रीपे कर देता है इस सिस्टम के अंदर, जो रीपे कर देता है पूरे का पूरा आपका वापस कर देता है लोन, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वो सिस्टम डिस्टर्ब हो गया ना। मतलब इसीलिए वो काइंड ऑफ जब नहीं करते तो फिर वो फ्लड कर देना पड़ता है चीजों को। नहीं, वो और चीज़ है, वो कहानी, वो कमर्शलाइजेशन और तरह की है ना। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं कि होता क्या है, ये सिस्टम को कैसे आपने एनालिसिस करें। क्रेडिट कार्ड का सिस्टम जैसे हाँ। कोई ऑफर आती है वो या डिस्काउंट पे डिस्काउंट शो करते हैं, खास करके जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं, हाँ। क्योंकि वो उनकी अपनी पे से ज्यादा होता है, तो लाइक इंडिविजुअल लेवल पे भी लोन आ ही जाता है। हाँ, उसमें उनका फायदा होता है ना। पे नहीं कर पाते, अपनी जितनी भी उनकी पे हाँ। होती है वो थोड़ा थोड़ा करते हैं, वो पूरा कभी पे नहीं कर पाते। अब देखें, अब जितने भी इंटरेस्ट कर देते हैं, हाँ, इंटरेस्ट भी बढ़ता कि है हर कोई वो गुलाम नहीं बन जाता, Yes, कि आपका गुलाम बन जाता है, उसी तरह से इसी तरह से उन्होंने नई स्कीम पकड़ लिया ना। जब स्लेवरी खत्म हुई है तो स्लेवरी एक नई शक्ल में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। लोन पे करते हैं गवर्नमेंट सारी जितनी दुनिया है, है मेंटल स्लेवरी भी, फिजिकल। तो अब आपने बात भी उनकी माननी है, सिस्टम भी उनका मानना है, एजुकेशन भी उनकी हासिल करनी है, हर काम जो है ना वो यही करना, क्योंकि ये सारा सिस्टम ही उनका। तो लिवरेज इज द यूज ऑफ बोरोड मनी टू मैग्नीफाई प्रॉफिट्स एंड लॉस। मॉडर्न बैंक्स यूज लॉट्स ऑफ लिवरेज, और फिर 10 स्मॉल लॉसेस कैन ड्राइव बैंक्स इनटू इंसॉल्वेंसी। सॉल्वेंट होना का मतलब है कि डिफॉल्ट कर जाना। तो जो स्मॉल लॉसेज हैं, छोटे छोटे जो लॉस होते हैं, कैन ड्राइव बैंक्स इनटू इंसॉल्वेंसी, यानी उनको छोटे छोटे नुकसान से फर्क नहीं पड़ता। अब इसके अंडर हो रहा होता है स्टेट बैंक के अंदर। अब स्टेट बैंक के अंदर सारे बैंक्स हैं,
यानी कि पूरे का पूरा कंट्रोल जो है वो एक स्टेट बैंक के पास है। अब जो स्टेट बैंक है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो गवर्नमेंट के अंडर है, प्लस इंटरनेशनल बॉडीज हैं, इन्वेस्टमेंट है, जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिसने आपको डॉलर्स, अब जो हमारे पास रिजर्व्स पड़े होते हैं, पॉसिबली गोल्ड हो, पॉसिबली कोई और करेंसी हो, डॉलर्स की सूरत में रिजर्व्स हो, या कोई और एक एसेट्स हो, जैसे गवर्नमेंट के एसेट्स हों,